औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। मिल्लत इस्लामिया एक रहनुमा की तलाश में है। मिल्लत पाकिस्तान, इसकी लीडरशिप इस वक्त एक रास्ते की तलाश में है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आसिम मुनीर साहब और उनकी पूरी टीम कोशिश में है कि ये जो मौका मिला है, इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मईशत को संभाला दिया जा सके। वो इसमें किस हद तक कामयाब होंगे, किस हद तक कामयाबी उनके कदम चूमेंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि उनको मशवरे देते रहना। इस वक्त 12 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे और 22 करोड़ लोग गरीब हैं, अगर हम गुर्बत की डेफिनेशन सही तरीके से देखें। इस वक्त जो एनरिचमेंट है पॉलिसीज़ में, फ्रेगमेंटेशन है पॉलिसीज़ में, जो बेनिफिशरी हैं इस पॉलिसीज़ के, वो लिमिटेड क्लास है, या वो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज़ हैं, या वो पॉलिसीज़ के तहत कुछ इन्वेस्टर्स हैं या बैंकर्स हैं जिनको फ़ायदा पहुंच रहा है। बाकी तमाम को अपनी लाइफ गुजारने के लिए सख्त से सख्त मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुर्बत की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, ये हकीकत है। अगर आज हम गौर से देखें, आम आदमी के चेहरे पे परेशानी सिर्फ इसलिए है कि उसको ये सोच है कि वो घर में अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा। ये एहसास अगर टॉप लीडरशिप में आ जाए तो मसले हल होने शुरू हो जाए। इस जंग ने पाकिस्तान में जो आम आदमी को नुकसान पहुंचाया है वो है इन्फ्लेशन। पेट्रोल की प्राइसेस, एनर्जी की प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस, आम ज़रूरत की जो चीज़ें उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं जब भी पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाए। हम किधर जा रहे हैं? लेकिन ये सुनहरा मौका है पाकिस्तान के लिए कि इस वक्त जो चाइना के साथ रिलेशन है वो स्ट्रेंथन हो सकते हैं और ज़्यादा, जो कि CPEC 1 के बाद कहीं ख़राब हुए थे। CPEC 2 शुरू हुआ जिसमें कि उनको थोड़ी सी इज़्ज़त अफजाई मिली कि कोई होप है कि जिसके तहत चाइना और पाकिस्तान CPEC 2 के तहत अपने ट्रेड एक्टिविटीज़, कॉमर्स एक्टिविटीज़ को बहाल कर सकेंगे। एक ये होप, इसी होप में जंग शुरू हो जाती है जिसके तहत एक और मौका मिलता है कि पाकिस्तान कभी हब हुआ करता था, कराची कभी हब हुआ करता था एयरलाइनों का, कभी हब हुआ करता था लॉजिस्टिक्स का, ट्रांसशिपमेंट्स का। लेकिन वो हब आहिस्ता आहिस्ता कराची से शिफ्ट हो गया दुबई की तरफ, जबल अली की तरफ, कतर की तरफ। पाकिस्तान जो इस वक्त बिल्कुल कॉर्नर इधर, इसकी जगह पे यूएई ने अपनी ट्रांसशिपमेंट कर ली और पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता इसके टेलीकॉम सेक्टर पे भी दुबई काबिज हो गया और इसकी पोर्ट्स पे भी दुबई ने कब्जा कर लिया, जिस तरह भी किया। लेकिन पाकिस्तान एक 25 करोड़ आवाम का मुल्क किसी न किसी तरीके से स्ट्रगलिंग फेज में रहा, अपने डिफेंस को मजबूत करता रहा, अपने आप को अंदर को मजबूत करता रहा। लेकिन जब तक मईशत मजबूत ना होगी तब तक आगे हम काम नहीं कर सकते। हमारी उड़ान पाकिस्तान एक पॉलिसी एहसन इकबाल साहब ने दी, इससे बेहतर पॉलिसी, इससे बेहतर विजन आ नहीं सकता था, लेकिन इसमें इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क मिसिंग। जब तक फ्रेगमेंटेशन पॉलिसीज की खत्म ना हो जाए तब तक काम आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि एक पॉलिसी दूसरी पॉलिसी को निगेट करती है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के खिलाफ बात करता है। एक डिपार्टमेंट, अभी मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि एक डिपार्टमेंट ने फंड रिसीव करने हैं तो वो दूसरे डिपार्टमेंट को रिश्वत दे रहा है फंड रिसीव करने के लिए। इस तरह की बातें जब आएंगी तो आवाम का मोरल कहां जाएगा जो टैक्स पेयर है। FBR का टैक्स सिस्टम ये है कि यहां पे एक भिखारी ने अगर भीख में 50, 100 रुपए, 200 रुपए लेके चाय की पत्ती भी खरीदी है तो उस पर टैक्स दे रहा है।
वो उस पर प्रॉफिट दे रहा है दुकानदार को, लॉजिस्टिक्स चेन को प्रॉफिट दे रहा है, वो उसके ऊपर तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको प्रॉफिट दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सेल टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, पेट्रोल की मद में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की मद में टैक्सेस और कॉस्ट को पे कर रहा होता है। इस सिस्टम के साथ 22 करोड़ लोग तो सरवाइव नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर वाले 2 करोड़ जो कि पॉलिसीज़ से बेनिफिट उठा रहे हैं वो ज़रूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अभी रिसेंटली मेरे 2 रिसर्च आर्टिकल शायद बर्की इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंट में आए, चैप्टर 5 और चैप्टर 8। उसमें मैंने क्लियर कट कहा कि किस तरीके से CPEC 2 इन एक्शन दैट कैन ट्रांसफॉर्म लायबिलिटीज इनटू क्लाइमेट रेजिलिएंट एसेट थ्रू दी 5 E's एंड कॉरिडोर इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क। और उसके साथ क्लाइमेट इनजस्टिस जो हम कर रहे हैं वो क्या है। अब मेरी 2 रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि अभी IMF की रिपोर्ट आई है, IMF की रिपोर्ट ने ये कहा कि 11 पॉइंट आपने हमें पूरे करके बताने हैं। 11 पॉइंट क्या है उसमें, अब देखिए सबसे पहले मैंने नोट किए हैं 11 पॉइंट कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ानी है, गैस टैरिफ बढ़ाना है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाना है, मंथली फ्यूल चार्ज बढ़ाने हैं, ऑटोमेटिक मंथली जो फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट है, क्वार्टरली एडजस्टमेंट है, ऑटो पे लानी। पेपरा रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन कि पेपरा रूल में कुछ शिकें ऐसी थीं जिसके तहत स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज, चाहे वो FWO है, NLC है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको बेनिफिट मिलते थे। तो IMF ने 11 पॉलिसीज ऐसी दे दी जिसके तहत हमारे मुल्क में आम आदमी के ऊपर प्रेशर और बढ़ेगा आने वाले दिनों में। एक सोशल सेक्टर में भी उन्होंने कहा जी आप 14,000 से बढ़ा के शायद 19,000 तक कर दें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को। अब ये देखें कि IMF अपनी स्ट्रेटजी में है, वो कह रहा है कि जी आपने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन लानी है, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी लानी है, रेगुलेटरी रिफॉर्म लाने हैं, कैपिटल मार्केट स्ट्रेटजी को रखना है, बॉन्ड इशुएंस, लायबिलिटी मैनेजमेंट, ब्लेंडेड फाइनेंस, एडवाइजरी सर्विसेज को आपने इंपॉर्टेंस देनी है। ये सारे वो फैक्टर हैं जिसमें कि बेनजीर इनकम सपोर्ट में जो गरीब लेवल पे पाकिस्तानी है उसको कुछ मिल जाए। अब ये सोल्यूशन नहीं है नाजरीन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए एडवाइस है कि ये 11 पॉइंट सोल्यूशन नहीं है पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का। सोल्यूशन ये है कि हमारे पास जो CPEC 2 जिसमें कि हमारे एसेट $60 बिलियन के हैं, वो $60 बिलियन के एसेट किस दिन किस वक्त एसेट बनेंगे तो हमारा काम चलेगा, नहीं तो वो लायबिलिटी है। चाइना आया, उसने CPEC खड़ा कर दिया, एनर्जी सेक्टर खड़ा कर दिया, उसने उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। इसकी वजह से आप देखें एक पॉइंट हो गया, वो पॉइंट यह है कि हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद हम उस पर उसकी किस्त भी देनी है, उस पे सूद भी देना है। अगर एनर्जी सेक्टर है तो हमने कैपेसिटी चार्जेस देने हैं, लोन पे सूद देना है, इक्विटी पे सूद देना है, और उसके साथ जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, वो भी पे करनी है, रिइंबर्स करनी है। इन तमाम चीजों को मिला लें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज बना है वो हमारा एसेट नहीं लायबिलिटी है। तो ये जो चैप्टर 5 मेंशन किया उसमें कि अगर हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लायबिलिटी से एसेट कन्वर्ट करने के लिए इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ले आए तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमारा एसेट बन जाएगा, ये हमारी आने वाली नस्लों को बेनिफिट देगा। और अगर हमने इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क इस तरह का ना लाए जिसकी वजह से कि हमें बेनिफिट हो, तो आने वाली नस्लों को अपने खून के साथ ये सूद पे करना पड़ेगा। एहसन इकबाल साहब, आपके पास कोई फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट हो तो उसको डिबेट में हमारे पास ले आए, हम उसके साथ डिबेट कर लेंगे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लायबिलिटी है कि एसेट। मिनिस्टर फाइनेंस साहब, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई एक मरतबा, उनको कहा कि अपनी लायबिलिटीज को एसेट कन्वर्ट करने की पॉलिसीज ले आए। योर ऑनर साहब, तो आप मिनिस्टर फाइनेंस हैं हमारे, आप हमारे सर आंखों पे ताज हैं, लेकिन अगर आपने सूदी ही पॉलिसियों को प्रमोट किया और पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को लायबिलिटीज में एंगेज रखा, तो आप हमारे सर के ताज नहीं है। आप हमारे लिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि रहमत की बजाय ज़हमत हैं। हमें चाहिए कि हमारा लीडर, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग हो, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वो हमारे साहबजादा जनाब SIFC में बैठे हुए हमारे हेड हैं,
उनकी ड्यूटी है कि पाकिस्तान को फ्रेगमेंटेशन से आजाद कर दें, पाकिस्तान को लायबिलिटी से आजाद कर दें, पाकिस्तान को वो प्रोडक्ट दे दें, वो प्रोजेक्ट दे दें जिसका बेनिफिशियरी पाकिस्तानी हो, ना कि पाकिस्तानी स्टेट इंस्टीट्यूशन हो। पाकिस्तानी स्टेट इंस्टीट्यूशन की कॉस्ट है, वो कॉस्ट हम टैक्स से पे कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टेट इंस्टीट्यूशन की एक जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो उनका जो हक है वो उनका हक है। लेकिन जो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा बल्कि एडवर्स परफॉर्मेंसेस दे रहा है, उसमें हमें इतराज है। इसलिए छोटी सी प्रेजेंटेशन में क्विक रिव्यू करते हैं, क्योंकि हमने जब तक अपने मुल्क की पॉलिसियों को फ्रेगमेंटेशन से आजाद ना किया, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ताकि छोटी सी प्रेजेंटेशन में आपके साथ चलता हूं, एक बनाई थी लेकिन डिटेल में इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। सबसे पहला यह कि CPEC 2 इन एक्शन, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एहसन इकबाल साहब का इनिशिएटिव है। आई रियली लाइक इट। इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि द अर्थ क्लाइमेट रेजिस्टेंस भी हमारा एक सिचुएशन है कि जो क्लाइमेट है वो भी हमारे लिए एक लायबिलिटी बन चुका हुआ है। अर्थ इज ग्रीन एंड ब्यूटीफुल एंड अल्लाह हैज अपॉइंटेड यू हिज स्टीवर्ड्स ओवर इट। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ग्रीन है अर्थ, जमीन ग्रीन है, सब्ज़ है और ये खूबसूरत है और अल्लाह ने हमें इसका मुहाफिज बनाया। ऑनरशिप वर्सेस स्टीवर्डशिप, द यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह। ये जो दुनिया है ये अल्लाह की है, अल्लाह ही इसका मालिक है और हम इसके मालिक ने। वी आर नॉट ऑनर्स बट एंट्रस्टेड स्टीवर्ड्स अकाउंटेबल फॉर एवरी एक्शन। अगर हमने किसी दरख्त को नुकसान पहुंचाया, किसी टहनी को नुकसान पहुंचाया, पानी जाया किया, वो यार अकाउंटेबल। इसी में अगर हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को नेक्स्ट शीट में कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को देखें, बिल्कुल समराइज कि सर्टेन फैक्ट्स हैं जो हमें एक्सेप्ट करने, जिस पे ईमान लाना है कि अल्लाह टू अल्लाह बिलोंग्स वॉट एवर इन द हेवंस। जो कुछ जन्नत में है, जो कुछ जमीन में है, वो सब कुछ अल्लाह का है। द फर्स्ट रियलिटी इज ऑलमाइटी अल्लाह इज द ओनली स्पॉन्सर। दूसरी कंडीशन कि अल्लाह ही है जो स्पॉन्सर है। तीसरी कंडीशन कि नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं वो सब अल्लाह के हैं, किसी इंसान के, किसी खलीफा के नहीं है। तो सेटिस्फाइड लाइफ जो ऑलमाइटी अल्लाह डिक्लेयर बेसिक एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन कुरान एंड सुन्ना फॉर इकोनॉमिक सिस्टम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फंडामेंटल प्रिंसिपल दे दिए हैं कि मईशत को कैसे चलाना है, कि अगर 1 ग्राम भी किसी का हमने हराम खा लिया तो वो किस तरीके से हराम है, अगर हमने उस हराम से बचना है तो किस तरीके से बचना है, कहाँ रुखसत है, कहाँ रुखसत नहीं है। इन तमाम चीज़ों को देखें, जो इसका आउटकम है वो सिर्फ एक चीज़ है, वो ये है कि एक आम आदमी, चाहे वो एक बेडरूम के अपार्टमेंट में रह रहा है, चाहे वो 1 एकड़ के घर में रह रहा है, उसकी लाइफ सेटिस्फाई हो। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम ये है कि अमीर से अमीर तर भी हो लेकिन उसकी ड्यूटीज है, कोई गरीब है आजमाइश में है उसकी भी ड्यूटीज है, लेकिन उन दोनों की लाइफ सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने सिस्टम ही ऐसा बना दिया, सदके के थ्रू, ज़कात के थ्रू, भाईबंदी के थ्रू, मसावात के थ्रू और एक्शंस के थ्रू, कि जो भी यहाँ पे भलाई होगी, अमन होगा, वो अल्लाह के असूलों के मुताबिक होगा। अगर हम अल्लाह के असूलों की तरफ नहीं है तो अमन नहीं आता। इसी सिलसिले में जो नेक्स्ट शीट में अगर हम जाते हैं, तो अगर हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज को डेवलप करना है तो चंद असूल हैं। उसमें सबसे 3 कैटेगरीज पॉलिसीज should provide opportunities to general public to earn halal, यानी कि ऐसी पॉलिसीज क्रिएट करनी है कि आम आदमी के लिए हलाल कमाना आसान हो, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि हर आदमी को कोशिश करनी है, एफर्ट्स करनी है टू अर्न हलाल थ्रू राइटफुल मीन्स। Whatever earn should be halal, allowed in Islam. Whatever earning methods, means of earning must be halal, and halal thing taken by illegal procedure is also not halal. इसके साथ अगर हम देखें कि जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो एथिकल ग्राउंड्स में। नंबर 1 कि नो अनड्यू सपोर्ट ऑन रिच क्लास, कि हमने अमीरों की फेवर नहीं करनी। अगर हम पाकिस्तान की पॉलिसीज को देखें तो अमीरों की फेवर हो रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रही है। अगर हम आज की पॉलिसीज देखें, गरीब ने अगर कोई
एक छोटा सा इक्विपमेंट भी इंपोर्ट करना है, अगर वो अपने किसी नाम पे कर रहा है और किसान नहीं है या किसान है तो किसी मंगवा, तो उसके ऊपर ड्यूटीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और जो अमीर है वही चीज वो मंगवा रहा है, वो अपने आप को किसान डिक्लेयर करके किसी कंपनी में मंगवा रहा है, तो उसके ऊपर वो ड्यूटीज नहीं है। इन एनरिचमेंट ऑफ पॉलिसीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि जिसमें पॉलिसी बेनिफिशियरीज मोस्टली अमीर लोग हैं और इसलिए सपोर्ट अमीर लोगों को की जाती है, पॉलिसीज अमीर लोगों के लिए बनती हैं। गरीब लोगों के लिए पॉलिसी अगर बन भी गई तो वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जो कि वो 50% या 30% या 20% वो गरीब आदमी को जो मिलता है उसके में भी उसका हक ले लिया जाता है। नो अनड्यू प्रेशर ऑन पुअर क्लास। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो दूसरा जो मेन पिलर है कि जो गरीब आदमी है उस पर प्रेशर अनड्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन आज हम देखें कि हमारे मुल्क में जो पॉलिसीज हैं उसमें अनड्यू प्रेशर है। किसके ऊपर? गरीब आदमी के ऊपर। अमीर आदमी के ऊपर अनड्यू प्रेशर नहीं है। मैं अमीर और गरीब की इसलिए डिफाइन कर रहा हूं कि एक कारोबारी आदमी जो अपने इस सिस्टम में स्टक है और वो बेनिफिशियरी नहीं है वो भी गरीब है। जो अपने एम्प्लॉइज को टाइम पे सैलरी नहीं दे पा रहा वो भी गरीब है। वो बिजनेसमैन जिसको के काम करने नहीं दिया जा रहा पॉलिसीज के तहत वो भी गरीब है, चाहे वो चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने बिजनेस में अपने बच्चों के लिए अपने स्टाफ के लिए प्रॉपर सेटिस्फाइड लाइफ प्रोवाइड नहीं कर रहा तो वो भी गरीब है। क्यों गरीब है? क्योंकि उसने बिजनेस सेटअप खड़ा कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज चूंकि उसको सपोर्ट नहीं कर रही, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ओपोनेंट सपोर्ट कर रही है। किसको सपोर्ट कर रही है? वो लोग जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, पावर है, ताकत है, पॉलिटिशियन है, अगर उनको सपोर्ट कर रही हैं तो इसका मतलब पॉलिसी उसके लिए है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स लाहौर के लिए या किसी और चैंबर कॉमर्स। सो पॉइंट ये है कि नो अनड्यू प्रेशर ऑन पुअर। तीसरा पॉइंट है नो अनड्यू कंपटीशन। अनड्यू एक जगह पे एक तंदूर लगा हुआ है, दूसरा भी उधर लग गया, तीसरा भी उधर लग गया, चौथा भी उधर लग गया, कंपटीशन आ गया, किसी को प्रॉफिट नहीं मिलना, सब लॉस में है। लेकिन जहां पे तंदूर है ही नहीं वहां मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन आ जाती। सो प्लानिंग ये हो कि एक फैक्ट्री अगर एक जगह लगी है, दूसरी उसके फासले पे लगी हो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर्डल्स ना हो, चीजें आसानी से मैनेज हो जाएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि नो अनड्यू कंपटीशन, नो मोनोपोली, और उससे आगे नो ग्रीड अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे सोसाइटी में दोस्त हैं, रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो लालच ना करें। अगर उन्होंने लालच किया, ग्रीड की, तो वो मामलात आगे गड़बड़ हो जाते हैं। जो अल्लाह ने दिया है, जिसको जितना दिया है, वो अपने हिसाब से उसका अकाउंटेबल है, उसने उसी का हिसाब देना है। एक बिलियनर ने हिसाब देना है, उसके हमसाए जहाँ तक गरीब हैं या जो उसकी एक्सेस में नॉलेज में कोई गरीब लोग हैं तो उसका हिसाब अकाउंटेबल है। वो अगर कोई गरीब ट्रायल में आया है तो उसके हकूक हैं कि जो उसके अमीर रिश्तेदार, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सारे जो इधर उधर हमारे दोस्त हैं, उनका काम है कि गरीब को ढूंढ के उनको उनकी हेल्प करना, उनको रोजगार प्रोवाइड करना, ताकि वो फकीर बैगरी या उस तरफ ना जा सकें। लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिसीज हैं, जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की जाती है, तो वो बेसिकली चैरिटी को प्रमोट करने के लिए, ना कि चैरिटी को एलिमिनेट करने के लिए। इसी तरह अगला जो पॉइंट पिलर है, इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इंश्योर्स बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। उमर ला सब ने सुना हुआ है कि अगर एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसका स्टाइपेंड है, उसकी माँ पे प्रेशर ना हो कि ये बच्चा पैदा हुआ है तो ये बच्चा माँ पे या बाप पे बोझ है। वो कौम का बच्चा है, वो मुसलमान कौम का बच्चा है, वो उसका जो खलीफा है, वक्त का हाकिम है, वो अकाउंटेबल है। इसके सिलसिले में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा देखने घर से आवाज आ रही है बच्चे रोने की, तो वो औरत से पूछते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है। वो कहते हैं कि इसका मैं दूध छुड़ा रही हूं ताकि दूध छूट जाए तो फिर मुझे स्टाइपेंड मिलेगा, मुझे मंथली वजीफा मिलेगा उमर से। तो उमर रो पड़े और भागे वापस के किस तरीके से सुबह हो तो ये लॉ वापस लें, ये पॉलिसी वापस लें कि इसकी एक उम्र, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के एक फैसले की वजह से एक माँ एक बच्चे को भूखा सुला रही है, उसको दूध नहीं दे रही, इस तकलीफ में वो सारी रात शायद सो ना पाए कि किस तरीके से सुबह हो वो, और वो अपना वो पॉलिसी जो इनकंसिस्टेंट थी वो वापस ले। इनकंसिस्टेंट पॉलिसी की वजह से एक बच्चा भूखा रो रहा है और उमर की हुकूमत है, उमर की हुकूमत, एक बच्चा भूखा रो रहा है
और क्यों रो रहे हैं कि इनकंसिस्टेंट पॉलिसी है। इस इनकंसिस्टेंट पॉलिसी को खत्म करने के लिए सुबह का इंतजार किया, किस बेताबी से किया। जिस आलम दीन ने सुनाया तो मैं सुन ना पाया कि किस बेताबी से उन्होंने उसका इंतजार किया। सुबह होते ही उन्होंने अपनी पॉलिसी वापस ली कि जैसे ही जो बच्चा पैदा होगा, कौम का बच्चा, उसके लिए स्टाइपेंड मस्ट है, ताकि कोई मां उसका दूध ना छुड़ाए। और हमारे यहां कितने हजार कवानीन हैं और कितने इनकंसिस्टेंट हैं और किस तरीके से स्नैच करते हैं वैल्यू। एक आम बाइक वाला है, एक आम गाड़ी वाला है, एक रेडी वाला है, उसको रोजगार नहीं प्रोवाइड करना, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करना, लेकिन उसका रोजगार छीन लेना है। गवर्नमेंट ऑफिसर का काम है कि उन्होंने बैलेंस रखना है। जो रेडी वाला है उसको बैलेंस रोजगार दें, जो गरीब है उसको अप्रोप्रिएट रोजगार प्रोवाइड करें, जो बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, वो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, ना कि उसको पब्लिक ट्रैफिक चालानों में एंगेज करते हुए उसको अंदर करें। ये एक छोटा सा पॉइंट है नाजरीन कि किस तरीके से इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को खा रही है। अगर 22 करोड़ लोग गरीब हैं और कमा नहीं रहे, आपने उनको भिखारी बना दिया है, तो वो आपके कंट्रीब्यूशन में आपका एसेट नहीं, आपकी लायबिलिटी है। अगर ये 22 करोड़ लोग बेनिफिट पहुंचाएं, ऐसी पॉलिसी दें कि इनको बेनिफिट पहुंचे, फिर उस बेनिफिट पे आप टैक्स लें, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए ये बेहतरीन पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भलाई होगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरक्की की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद दोबारा बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, शहजादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। इनकंसिस्टेंट पॉलिसी हमारे गले का फंदा है। ये मेरे शहबाज शरीफ साहब से, एहसन इकबाल साहब से, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स से, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से, कि अगर आपने इनकम्प्लीट पॉलिसी दी, इनकंसिस्टेंट पॉलिसी दी, आप करप्शन बढ़ाएंगे। कैसे मुमकिन है कि मिफ्ता इस्माइल साहब बैठ के जी एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की टीम ने कोई कंपनसेशन लेके उनका बजट रिलीज किया। आई कांट अंडरस्टैंड, आई डोंट नो व्हाट दैट। ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में अवेलेबल है। ये इनकंसिस्टेंट पॉलिसी है ना, कि आप एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जो उनका राइटफुल राइट है वो उसको देने के लिए भी उसको पैसे देने पड़ते हैं। क्या आपको नहीं पता? अगर आपको पता है आपको एक्शन लेना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। जिन साहब ने सोशल मीडिया पे बैठ के इतनी बड़ी बात की, उनके खिलाफ एक्शन लें कि ये क्यों फितना फैला रहा है, अगर इसके में कुछ चीज में हकीकत नहीं है तो। एनी हाउ, सो पॉइंट ये है कि हमने इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज फ्रेमवर्क को खत्म कैसे करना है। उसके लिए जो मैं बात कर रहा था, जो पॉइंट था कि बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी है जो तमाम पाकिस्तानियों को बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करें, एट अफोर्डेबल कॉस्ट करें, एट नो कॉस्ट करें, या उसके ऊपर इतना बेनिफिट उनको मिले, इतना सर्वाइवल मिले कि वो सर्वाइव कर सकें, जिंदा रह सकें। इक्वल राइट्स हैं तमाम पाकिस्तानियों के लिए। इस पाकिस्तान में जो सांस ले रहा है, चाहे वो एक जानवर ही क्यों ना हो, उसका हक है कि वो सांस ले सके। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स फॉर ऑल मेंबर्स, जो इस सोसाइटी में इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में हिस्सा डाल रहे हैं, उन सब का हक है कि उनके राइट्स भी बराबर हो। मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा भी उतना हक है, लेकिन कोई और साहब जो पॉलिटिकल लीडर भी हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रखते हैं और असेंबली में भी बैठे हुए हैं और सेनेटर भी हैं, और उनके लिए बिजनेस करना आसान हो और मेरे लिए मुश्किल हो, तो ये पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे इस्लाम ने राइट्स दिए हैं, हकूक दिए हैं, वहां पे सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी। मैं एक आम आदमी हूं, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां भी उसी तरह हैं जिस तरह मेरे हकूक हैं स्टेट की तरफ। स्टेट के कवानीन इनकंसिस्टेंट ही सही, लेकिन मुझे फिर भी उनको उतना फॉलो करना जितने के वो कंसिस्टेंट हैं। जहां इनकंसिस्टेंसी है, खामोशी से साइड पे हो जाए।
सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर कहीं ट्रैफिक वायलेशन मैं जानबूझ के कर रहा हूं तो वहां मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन जहां ट्रैफिक वायलेशन मेरी वजह से नहीं हुई, वो किसी और की वजह से हो रही है, तो वहां इनकंसिस्टेंसी है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मुझे जिम्मेदार होना भी नहीं चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसके इस एक्शन लेना चाहिए ताकि पॉलिसीज कंसिस्टेंट हो सके। अगर हमने ये चीजें 3 पिलर जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए इसको हमने कर लिया तो वी आर देयर इंशाल्लाह ताला। अब नेक्स्ट देखें कि हमने इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज की वजह से अपने ही एनवायरनमेंट को गंदा कर दिया। कैसे कि हमने, मैं खुद गवाह हूं, 2012-13 की बात कर रहा हूं कि ओगरा में हमने कहा कि ये फाइबर ग्लास के एलपीजी सिलेंडर हैं, आप इनकी अप्रूवल दे दें क्योंकि आजाद कश्मीर में दरख्त से दरख्त जलाए जा रहे हैं। और जो ये सिलेंडर लोहे के सिलेंडर है, 1988 की कोई रेगुलेशन है न्यूजीलैंड की, उसके तहत अप्रूव है। ये पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में सूटेबल नहीं है। पाकिस्तान में एनवायरनमेंट डिफरेंट है न्यूजीलैंड से। पाकिस्तान में गर्मी आ जाती है, पाकिस्तान में हीट ज्यादा हो जाती है, पाकिस्तान में गाड़ी के अंदर हीट ज्यादा होती है जब वो बंद होती है। पाकिस्तान के अंदर वो लेवल क्वालिटी चेक्स नहीं है कि एक एलपीजी या सीएनजी सिलेंडर गाड़ी में लगाओ तो वो डेंजरस नहीं है, वो ज्यादा डेंजरस है। और वो वैगनों में फटते हैं, रिक्शों में फटते हैं, तो जिसकी वजह से जानी नुकसानात होते हैं। एक वो जो न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड का सिलेंडर है वो अपने पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टैंडर्ड के मुताबिक अप्रूव करके इंपोर्ट करके आपने उसकी अप्रूवल दी हुई है, जबकि फाइबर ग्लास सिलेंडर हल्का है, उठाना आसान है, कैनेडियन स्टैंडर्ड से अप्रूव है, यूएस स्टैंडर्ड से अप्रूव है। आप इसको अप्रूवल लिस्ट में डालें ताकि इंपोर्ट हो सके और ये जो हैवी सिलेंडर इनसे जान छूट सके। अगर हल्का सिलेंडर होगा तो एक छोटे से छोटा बच्चा भी उठा के इसको पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएगा, दरख्त बचेंगे, क्लाइमेट बचेगा और एनवायरमेंट बचेगा। यकीन जानिए, मेरे कोलीग थे, यूएसए से आए हुए कंसल्टेंट थे, उन्होंने ओगरा के चेयरमैन को उस वक्त ये कहा कि सर मेरा दिल करता है कि मैं उठा के आपको खिड़की से बाहर फेंक दूं, क्योंकि आपको ये बात समझ नहीं आ रही। और उसने साफ कहा कि मैं आपको रिश्वत नहीं दूंगा, मुझे पता है कि आप रिश्वत मांग रहे हैं, कि रिश्वत मिलेगी तो आप इस फाइबर ग्लास के सिलेंडर को अप्रूव करेंगे। और वो सालों साल गुजर गए और जब कश्मीर में सारी लकड़ियां ख़त्म हो गई, जब पाकिस्तान में लाहौर में इधर उधर वो जो सीएनजी शॉर्टेज हुई, तो एक अजीब व गरीब सिचुएशन में हमने फॉरेन एक्सचेंज गवाया, लेकिन हमने वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जब तक कि कहीं ना कहीं किसी ने कुछ सिफारिश या कुछ पहिए ना लगाए। अब वो फाइबर ग्लास आ गए, लेकिन मेन जो 1988 का अप्रूव सिलेंडर है उसकी इन्वेंट्री इतनी बढ़ गई कि फाइबर ग्लास की रिक्वायरमेंट बहुत कम नजर आती। देखें, वक्त पे ली हुई पॉलिसी का डिसीजन वो फायदा देता है, वक्त गुजरने के बाद उसका फायदा नहीं है। हमने अपने क्लाइमेट को नुकसान दिया, एनवायरनमेंट को नुकसान दिया। लाहौर वन ऑफ द टॉप सिटी के जो पोल्यूशन में ऊपर आता है, हर साल आता है, इसी तरीके से कि हमारे यहाँ इश्यूज हैं। और याद रखिएगा कि मैंने इसके ऊपर जो लिखी कि इवन हमारी प्रॉफिटिक प्रैक्टिस क्या थी, वो ये कि वजू भी करना है तो कम से कम पानी में करो। अगर आपने दरख्त लगाना है तो दरख्त लगाना ये भी एक चैरिटी है। और डू नॉट कॉज हार्म और रिटर्न टू हार्म, कि दरख्तों को नुकसान भी नहीं पहुंचाना, और सफाई निस्फ ईमान है। इस तरीके से कि पाकिस्तान के अंदर हमने एनवायरमेंटल ब्लंडर्स किए हैं जिसका नुकसान हमें पाकिस्तान को हुआ। और इसी क्लाइमेट इनजस्टिस, वैल्यू ऑफ वन प्लांट इन इस्लाम, value economics in Islam is one plant as sadqa jariya. Hadith, if Muslim plants a tree or sow seeds and then a bird and a person or animal eats from it, it is regarded as charitable gift, sadqa for him. और ये साया भी देता है, ये फल भी देता है, शेल्टर भी है, हवा को भी साफ करता है, बहुत सारे बेनिफिट इसके एनवायरनमेंट के हैं। हमने अपनी इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज की वजह से अपने आप को नुकसान दिया। इसी तरह आगे एक और मिसाल हिस्ट्री में आती है जिसे कहते हैं सेमी होन मेरी वारी, सेमी मेरी वारी। एक वक्त एक इलाका था खिलजी, जोधापुर राजस्थान में, जहाँ पे एक बिश्नी ट्राइब रहता था
वहां के बादशाह ने कहा कि मुझे महल में एक लकड़ी का कुछ फर्निशिंग चाहिए, तो दरख्त काटने के लिए गए तो उस औरत ने कहा कि नहीं, ये दरख्त नहीं काटने दिया जाएगा। राजस्थान में आपको पता है रेगिस्तानी इलाका है, तो वहां पे दरख्त की बड़ी कीमत है। एक औरत ने अपनी जान दे दी और वो दूसरी औरत ने जान दे दी, तीसरी औरत ने जान दे दी। इस तरीके से तकरीबन 363 औरतों ने दरख्त को कटने नहीं दिया, लेकिन अपनी जानें देते रहे। वो जो फौजी आए हुए थे बादशाह के, वो परेशान हो गए कि हमें दरख्त काटने नहीं दिया जा रहा, ये औरतें काटे जा रहे हैं। बादशाह तक जब बात पहुंची उस वक्त के नवाब के पास, तो उसने रोक दिया कि ये क्या जुल्म हो रहा है। आज भी हिस्ट्री की किताबों में है, सम्मी होन मेरी वारी, कि जी 363 खवातीन ने अपनी जान दे दी, लेकिन एक दरख्त को कटने नहीं दिया, क्योंकि वो दरख्त उनकी वहां पे जान थी, आन थी, एनवायरनमेंट के लिए एक उम्मीद थी। और लेकिन हम यहां छोटे से छोटे मसले के लिए दरख्त को काट देते हैं। और ये दरख्त की वैल्यू इसी तरीके से कि जब एक दरख्त जो ऑक्सीजन देता है, फल देता है, साया देता है, शेल्टर देता है और एक महफूज पनाहगाह, इसी तरीके से एक एक चीज की वैल्यू है जिसको हमने बचाना है। ये इस मुल्क में हर उस चीज को हमने बचाना है, हर उस वैल्यू को बचाना है कि जो कि एक कीमत रखती है। ऑक्सीजन की कीमत है, पानी की कीमत है, इसकी वैल्यू है। प्यासे से पूछे पानी क्या है, रशिया से पूछे हॉट वाटर्स क्या है। और पाकिस्तान में तो अल्लाह ने हर चीज दी है कि एनवायरनमेंट को किस तरीके से सेव करना है। ये हमारी नेग्लिजेंसी, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज हैं कि हम आज तक उस पर कुछ ना कर पाए। इसकी एक छोटी सी मैंने अगली शीट में एक टेबल बनाया हुआ है नाज़रीन, उसमें देखिए मैंने क्लाइमेट डिजास्टर में जो हमारे रिपीटेड फ्लड्स जो आए, जो सैलाब आए, उसकी वजह से एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है कि 100 से 120 बिलियन डॉलर तक पाकिस्तान का लॉस हुआ। अब याद रखें कि 130 बिलियन डॉलर टोटल फॉरेन डेट है हम पे, और एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि पिछले 3 सैलाबों में पाकिस्तानियों को जो लॉस हुआ है वो 100 से 120 बिलियन डॉलर है। और दूसरी तरफ IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक की और रिपोर्टें हैं जिसमें एनर्जी मिसगवर्नेंस में ये रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान को सर्कुलर डेट, इनएफिशिएंसीज, मिस ट्रांजैक्शन की मद में कम से कम 150 से 200 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है। इसके ऊपर डिटेल में कभी बात करेंगे। और इसी तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UNDP क्लाइमेट हेल्थ की रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने क्लाइमेट लिंक्ड डिजीजेस, माल न्यूट्रिशन, हीट स्ट्रेस, वाटर बॉर्न डिजीजेस की वजह से 50 से 70 बिलियन डॉलर का लॉस बर्दाश्त किया है। इसी तरह एग्रीकल्चर लॉसेस में जो क्रॉप डैमेजेस हैं, यील्ड वोलेटिलिटी है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्लाइमेट चैप्टर ये कहता है कि पाकिस्तानियों ने 80 से 100 बिलियन डॉलर लॉस बर्दाश्त किया है। और GDP एरोजन, अगर इसकी हम बात करें तो जो ग्रीन जर्मन वॉच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है वो ये कहता है कि 500 से 700 बिलियन डॉलर तक लॉस हुआ है ड्यू टू सर्टन डिफरेंट रीजंस पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया। मिस्ड ग्रीन ट्रांजिशन में IEA एंड UNFCCC अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेंचमार्क्स बताते हैं कि पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर नॉट इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल्स, ग्रीन जॉब्स, क्लाइमेट रेजिस्टेंस पाकिस्तान को 1.5 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन तक का लॉस बर्दाश्त करना पड़ा। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स है। अगर आप इंटरनेट पे जाएं, आप इसके लिंक ऐड करें, यू विल फाइंड दीज रिपोर्ट्स। इसी में अगर हम अगली बात करें डेट सर्विसिंग में, क्लाइमेट लिंक बोरोइंग, डिजास्टर रिकवरी लोन्स, ADB ये कहता है कि $500 मिलियन
क्लाइमेट लोन दिया, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर कोई अमल ना किया। इनकंसिस्टेंट पॉलिसी ऐसे बनाई कि खुद अपने बेनिफिट के लिए वो $400 मिलियन यूज करता रहा, लेकिन पाकिस्तानियों तक उसका फायदा नहीं देने दिया, क्योंकि वो एक लो रेट पे एक लोन था जिसके ऊपर कोई बैंक तैयार नहीं था, चंद एक लोगों के अलावा। कोरोना से पहले ये अवार्ड हुआ था और आज 26 आ गया, शायद कोई यूज हो गया हो। लेकिन इस सिचुएशन में जो पाकिस्तानियों को लॉस हुआ, 300 से $400 बिलियन लॉस हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है। अगली रिपोर्ट, ये टोटल अगर हम लॉस को टोटल ये सब जो लॉसेस मैंने आपको बयान किए हैं, सिर्फ इन लॉसेस को कलेक्ट कर लें जो पाकिस्तानियों ने फेस किए हैं, ये $3000 बिलियन, $3 ट्रिलियन के करीब बनते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एनुअल नेट इनकम 25 से $30 बिलियन की रेंज में है। इसलिए मेरी खुदारा अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, फील्ड मार्शल साहब से ये रिक्वेस्ट है कि $3000 अरब का नुकसान पाकिस्तानियों ने पिछले 10-12 सालों में बर्दाश्त किया। अगर आप कंसिस्टेंट पॉलिसीज ले आएंगे तो ये $3000 अरब का लॉस आइंदा 5 सालों में बच जाएगा, जिसका बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को होगा। अगर आपने ये ना किया, खुदा ना खास्ता ना किया और खाना जंगी की तरफ पाकिस्तान को ले गए गुर्बत की वजह से, तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। इसके जिम्मेदार वही लोग होंगे जो सरकारी सीटों पे बैठे हुए हैं। इस भट्टो साहब को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया। मैं इससे पीछे जाता हूं कि सदर अयूब साहब की इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज ने पाकिस्तान में गुर्बत इतनी बढ़ा दी कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। आप याद करें 1954 में PL480 एक इनकंसिस्टेंट पॉलिसी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की जाती है थ्रू US, और 1958 में सदर अयूब साहब ने लैंड रिफॉर्म्स के नाम से एक एक्ट लेके आए। उस एक्ट के बाद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी गंदम इंपोर्ट नहीं हुई थी, लेकिन सदर अयूब साहब ने 1958 में, 59 में, 60 में, 61, 62, 63, 64, 70, 71 तक हम गंदम इंपोर्ट करते रहे। गुर्बत इतनी थी कि गंदम की मद में, कॉर्न की मद में हम अपना फॉरेन एक्सचेंज उस दुनिया में उनको देते रहे और लोन आप बर्दाश्त करते रहे, जिस पे आज भी हम सूद दे रहे हैं, जिसकी वजह से गुर्बत इंतहा तक बढ़ी। कंपैटिबिलिटी नहीं थी उस लेवल की कि इनकम कम है और कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है और गंदम के लिए राशन की लाइनें लगी हुई हैं। इस सिचुएशन में गुर्बत, गरीब, जब बांग्लादेश में गुर्बत बढ़ी, पाकिस्तान में इधर गुर्बत बढ़ी, तो 2 टुकड़े हो गए। खुदा ना खास्ता इस गुर्बत को, ये जो महंगाई आ रही है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब को पता है कि महंगाई हो रही है, उनको पता है कि एक आम आदमी नुकसान में जा रहा है, उनको पता है कि एक आम आदमी 500 साल कमाता रहे तो घर नहीं बना सकता, उनको पता है कि 21वें ग्रेड का अफसर, 21वें 22वें ग्रेड का अफसर अपनी सैलरी के साथ अपना घर नहीं बना सकता, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मुताबिक 150 साल काम करता रहे, नहीं बना सकता। यह है हमारा मिसमैच, यह है वैल्यू मिसमैच। ये फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का एरिया है कि जहां पे एक वैल्यू मिसमैच कर रही है। इस्लाम कहता है वैल्यू को वैल्यू टू वैल्यू एक्सचेंज करो। जितनी अप्रूव सेटिस्फाइड लिविंग के लिए जितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग है उतनी आपकी इनकम हो। अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड चल रहा है, अव्वल तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अल्लाह के साथ जंग में हमें धकेलता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आती है और हमें बेवकूफ बनाते हैं कि जी इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से ही इन्फ्लेशन बढ़ती है। और ये हमेशा इसने किया है कि हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है। जैसे ही पाकिस्तानियों के ऊपर एक महंगाई का तूफान आता है तो ये अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा देता है ताकि डबल, और अपना प्रॉफिट बढ़ाता है, अपने बैंकरों का प्रॉफिट बढ़ाता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे एक्स्ट्रा टैक्सेस लागू करने पड़ते हैं उनको वो इंटरेस्ट पे करने के लिए। सो पॉइंट ये है कि इनकंसिस्टेंट पॉलिसी से अगर हम जान नहीं छुड़ाएंगे तो हम पाकिस्तान तरक्की याफ्ता पाकिस्तान कभी नहीं बन सकेगा। इसमें आखिरी मिनट में मेरी एक गुजारिश है, मेरी ख्वाहिश है, अपने दोस्तों से जो इक़्तिदार आला में बैठे हैं उनसे दरख्वास्त है कि सीपैक एसेट नहीं लाइबिलिटी है। इसको लाइबिलिटी को एसेट कन्वर्ट करना है तो एक काम कर लें कि हमें कॉमर्स बढ़ानी है, ट्रेड बढ़ानी है सीपैक पे। इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क
प्राइम मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स साहब, मिनिस्टर प्लानिंग मिनिस्टर साहब, आपके टेबल पे पड़ा हुआ है एज ए प्रोफेशनल। अगर ये कोई यूएस फर्म या ब्रिटिश फर्म ने बनाया होता तो कम से कम भी $50 मिलियन कंसल्टेंसी फी के साथ ये इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बनना था, जो कि नेशनल काज में एज यूएसपी आपके टेबल पे पड़ा हुआ है। इसको पढ़ लीजिए, आपको सोल्यूशन नजर आ जाएगा। दूसरी रिक्वेस्ट, हम पाकिस्तानी बेनिफिशियरी हैं। अगर हम बेनिफिशियरी हैं तो इस बेनिफिट में से 50% टैक्स ले लें, लेकिन इस 50% में सर्वाइवल आसान हो, कंफर्टेबल लिविंग हो, सेटिस्फाइड लिविंग हो, तो पाकिस्तान तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनेगा। लेकिन जो कि इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज के तहत पाकिस्तानियों को और ज्यादा प्रेशर किया जा रहा है टू पे टैक्सेस एंड टू पे चालान्स एंड अदर थिंग्स, और टू कवर लैंडर्स इंटरेस्ट जो उनके लिए इनकम है, तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की याफ्ता पाकिस्तान नहीं बन पाएगा। काइंडली अपनी इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज को देखें, उससे जान छुड़ाएं, ताकि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बन सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।